हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछली एग्ज़ाम्स में पूछे गए विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ये सभी प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पारसेक की एक इकाई है, यानी पारसेक किसकी एक इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। यहाँ लंबाई दे रखा है तो लंबाई इसका उत्तर हो जाएगा। यानी पारसेक दूरी का मात्रक होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में दूरी नहीं मिले वहाँ लंबाई मिल जाएगी, और जहाँ लंबाई नहीं मिले वहाँ दूरी मिलेगी। तो आपको ध्यान में रखना है लंबाई या दूरी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पारसेक लंबाई अथवा दूरी को मापने की एक इकाई है, और पारसेक दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। यानी एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल, और अलग अलग पदार्थों के अणु के मध्य कार्य करने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है सहसंजक बल क्या होता है और आसंजक बल क्या कहलाता है, तो आपको समझना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का और सबसे अधिक लाल रंग का। तो ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में ये रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो वो है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस एक अक्रिय गैस है, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसको बल्ब के अंदर डाला जाता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन एक बहुत ही कम पिघलती है, यानी न के बराबर पिघलती है, इसलिए, और कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए उसको फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता मापी जाती है। सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में। तो ध्यान में रखना है, शुद्ध सोने की कैरेट कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट में होता है। तो भारत में सोने की खान कहाँ है? सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो वो कर्नाटक में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो वो किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। यानी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? माइकल फैराडे ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छे प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको सही तरीके से समझना है ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसको किसको माना जाता है? सर जॉन डाल्टन को माना जाता है। डाल्टन ने ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया था। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, और इन्होंने ही परमाणु की को अच्छी तरीके से परमाणु सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, यानी परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं। कौन कौन से होते हैं? लोह, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। यानी जंग लगने के लिए ये 3 घटक जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता होना जरूरी है। यानी ये तीनों क्रिया करके जंग लगना स्टार्ट होती है, और जंग को रोकने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लोहे पर बचाव करने के लिए जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो यूडियोमीटर किसका मापन करता है? गैस की आयतन का मापन करता है। अगला प्रश्न है, पानी से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? अवसादन। यानी पानी से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? अवसादन। जैसे मान लो कोई पात्र लेते हैं, गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर अशुद्ध पानी को डाला जाता है,
तो वो अशुद्ध पानी में धीरे धीरे अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और हमें शुद्ध पानी ऊपर से प्राप्त हो जाता है। तो ये पानी से ठोस पदार्थ प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि अवसादन होती है, यानी जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध पानी ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा क्या है? यानी धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कहलाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये लाल चींटी, यानी जो चींटी होती है लाल, उसके डंके में फार्मिक एसिड उत्पन्न होता है, यानी फार्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रॉन का भी ध्यान में रखना है और प्रोटॉन का भी ध्यान में रखना है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इनके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित, प्रोटॉन पर धनावेशित और न्यूट्रॉन बिना आवेश के रहता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो यह ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन का भी ध्यान में रखना है और प्रोटॉन का भी। तो अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी ये मानव शरीर की रक्षा करती हैं, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी शरीर पर होने वाले बैक्टीरिया, वायरस आदि से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक है आयरन। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यानी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? तो दोनों होते हैं आयरन के निर्माण में, इनका योगदान होता है, यानी आयरन का निर्माण हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की मिलन से आयरन का निर्माण होता है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। तो जल के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल हो जाएगा और पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होगी। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव के मापन हेतु किया जाता है। तो वो है टोनोमीटर। तो अच्छा प्रश्न है, यानी टोनोमीटर का उपयोग व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव को मापने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो ये सर्वप्रथम किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान में रखना है, बहुत सी एग्जामों में ये प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? यानी रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले सभी रोगों को ध्यान में रखना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है, मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो ये है मस्तिष्क का। अच्छा प्रश्न है कि मेडुला ऑब्लांगेटा किस अंग का हिस्सा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क का। तो ये प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर,
करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।